चलिए बेटा स्टार्ट करें। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जल्दी से लास्ट क्लास को रिकॉल कर देते हैं, फटाफट एकदम जल्दी से, बिल्कुल फटाफट। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया था जिसका नाम था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। इस चैप्टर ने आपको बताया था कि कौन कौन से वो लोग हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के कॉम्पिटेंट या केपेबल है, और कौन कौन से वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के इनकम्पिटेंट या इनकेपेबल है ना, याद है आपको? तो मैंने बताया तीन लोग होने चाहिए। अगर कंपिटेंट की बात करूं तो पहला, पर्सन शुड बी अ मेजर, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो भैया बात आई कि मेजर पर्सन होना चाहिए, बट द थिंग इज अगर पर्सन माइनर होगा तो क्या है, ये हमने पूरा प्रोविजन देखे। मेजर तो है, ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया बनेगा बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर माइनर है तो माइनर की क्या पोजीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में। केस स्टडी करके कोई भी पॉइंट आ सकता है, मतलब बहुत अच्छे से सारे पॉइंट समझना। और प्लीज हर पॉइंट का बुक में जो भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 99% आपके बुक से ही इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स का केस स्टडी बनकर आता है। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, point number one, contract with a minor is always void ab initio. It is always void ab initio, void from the very beginning. Second, minor after attaining majority ratification नहीं कर सकता. No ratification is allowed after attaining age of majority. Third point, क्या minor contract में enter हो सकता है? Yes, only as a beneficiary. Only as a beneficiary. मतलब ऐसे contract में enter होगा जिसमें उसे बेनिफिट तो रिसीव हो रहा है लेकिन उसकी कोई लॉस या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ बेनिफिट लेने के लायक। ठीक है, उसके बाद बेटा माइनर हमेशा प्लीड कर सकता है अपनी माइनॉरिटी, मतलब वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, अपनी एज के बारे में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे, स्टिल माइनर प्लीड करके माइनॉरिटी अपनी बच जाएगा, लाइबिलिटी कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट, रूल ऑफ एस्टॉपल माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता। एस्टॉपल मतलब होता है अगर मैंने एक बार एक्नॉलेज कर दिया या एक बार मैंने प्रॉमिस कर दिया तो उसके बाद में उस एक्नॉलेजमेंट या प्रॉमिस से डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन माइनर कर सकता है। उसके बाद बेटा, क्या माइनर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ गार्जियन। लेकिन गार्जियन के एक्ट के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, सेम माइनर भी अपने पेरेंट और गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है अगर माइनर एक्ट कर रहा है एज अ एजेंट ऑफ हिज पेरेंट। ठीक है, उसके बाद माइनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर्म करके एजेंट भी बन सकता है, लेकिन अगर एजेंट बनाया तो बेटा जनरली एजेंट अपने प्रिंसिपल के लायबल होता है। मतलब अगर एजेंट की गलती से लॉस हुआ तो वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा, लेकिन माइनर कुछ भी करे, कोई भी लॉस हो, वो प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं है। तो डीमेरिट है इसका। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स होता है हार्मफुल एक्शन जिससे पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज हार्म होता है, और इस केस में ये इकलौता केस है जहां पे माइनर की लाइबिलिटी हमने दे रखी है, तो माइनर इज ऑलवेज लाइबल फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स के केस में लाइबल होगा। ठीक है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर अडल्ट, इसमें मैंने बताया था अगर माइनर अडल्ट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? अडल्ट के ऊपर आ जाती है, ये माइनर बना करके भाग जाएगा। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर अ माइनर, याद है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताया था, जिसमें प्रिंसिपल डेटर लोन लेता है क्रेडिटर से, और डेटर की श्योरिटी कौन लेता है? श्योरिटी है गारंटर। तो श्योरिटी जो है वो डेटर की गारंटी लेता है, किससे? क्रेडिटर से। मतलब अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ पेमेंट में क्रेडिटर की, तो बेटा डेटर के ब्याह पे पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी। तो हमेशा याद रखना, माइनर जो है वो कभी भी श्योरिटी नहीं बन सकता। माइनर क्या बन सकता है? प्रिंसिपल डेटर। तो अगर एक माइनर की किसी श्योरिटी ने वो ले रखी गारंटी, तो फिर श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके। और क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन गार्जियन के फॉर्म में बन सकता है, और कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते, और माइनर जब इंस्टॉलमेंट नहीं होता। ये बस सिंपल सिंपल बात। 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आने, अगर कोई भी नेसेसरी सप्लाई करी है टू दी माइनर और इस गार्जियन, क्या सप्लाई करी है? नेसेसरी। तो बेटा उस केस में माइनर उस नेसेसरी के लिए पर्सनल लेवल पे कभी लायबल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट उस नेसेसरी सप्लाई के लिए लायबल हो सकती है। ठीक है, पर याद ही रखना, माइनर ने कोई भी अमाउंट प्रॉमिस करा, उसकी लाइबिलिटी उससे नहीं आएगी। उसकी लाइबिलिटी कभी नेसेसिटी को एक्सीड नहीं कर सकती, और उसकी लाइबिलिटी उतनी होगी जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल माइनर को नेसेसिटी वैल्यू 10 करोड़ की, इसने प्रॉमिस करा टू पे 20 करोड़, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी है 7 करोड़, तो लाइबिलिटी कितनी होगी? 7 करोड़। कितना प्रॉमिस करा फर्क नहीं पड़ता, नेसेसिटी कितनी सप्लाई करी फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी से एक्सीड नहीं कर सकती। 10 करोड़ से ऊपर पेमेंट नहीं होगी, और जितने की प्रॉपर्टी उतनी की पेमेंट होगी।
ठीक है। उसके बाद बेटा साउंड माइंड वाली बात है। साउंड माइंड की डेफिनेशन बता दी। पर्सन साउंड माइंड का होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है एंड ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। ठीक है, साउंड माइंड के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड है, अगर पर्सन साउंड माइंड का नहीं है तो वो क्या होगा, वॉइड। साउंड माइंड में कौन कौन आता है, इडियट, लुनेटिक, ड्रंकन, अनसाउंड माइंड, किसी तरीके से इन सबको क्या माना था, इनकॉम्पिटेंट। क्या माना था, इनकॉम्पिटेंट। और याद रखना लास्ट रूल एक और बताएगा, ओकेजनली पे फोकस है। अगर कोई व्यक्ति जनरली अनसाउंड है, ओकेजनली साउंड है, तो बेटा एंटर होना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में साउंड माइंड में। अगर कोई बंदा जनरली नहीं हो सकता, यहाँ पे अगर जनरली साउंड है, ओकेजनली अनसाउंड है, तो बेटा कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाना, बस ओकेजनली जब अनसाउंड हो तब मत। फिर डिस्क्वालिफाइड भी बता दिया था, इसके केसेस बताए थे, समझा दिए थे। आई होप दिस इज क्लियर। कैपेसिटीज में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं बेटा। हमारे अकॉर्डिंगली बुक में तो चैप्टर थोड़े मर्ज कर रखे, लेकिन हम अपने ऑर्डर में चलेंगे। कैपेसिटीज के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालना, एकदम फ्रेश पेज आज, एकदम नया चैप्टर आएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और बेटा चैप्टर का जो नाम है आपको बुक में दिखेगा, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो चैप्टर का नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। पहले मैं आपको दो टर्म्स का मतलब बताता हूं, ठीक है। शायद संदीप तेरे को तो पहले पता है, तूने असेंशन पढ़ा, तूने कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो तुझे दोनों मतलब क्लियर है। बेटा सुरेश थोड़ा ध्यान से देखिए, छोटा सा मतलब है, तेरे को ना दो टर्म समझनी है। पहले एक तो पहली टर्म है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और अभी तो लॉफुल लॉफुल छोड़, भाड़ में जाए लॉफुल। पहले हम इन दोनों को समझते हैं। एक तो हो गया ऑब्जेक्ट और एक हो गया कंसिडरेशन। अब सुनिए ध्यान से, अब जो मैं मतलब बता रहा हूं वो लेमन वाला मतलब है, नॉर्मल लैंग्वेज में। इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है। जैसे कंसिडरेशन का चैप्टर वो है जो प्री कंसेंट से पहले हुआ था, रिकॉर्डिंग में तेरे को दिया हुआ है, वो देखें। ऑब्जेक्ट जो है वो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना, ठीक है। तो कंसिडरेशन पहले पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट अभी पढ़ा है। इस चैप्टर में कंसिडरेशन पे ज्यादा बात है, मेन बात किस पे, ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों का मतलब समझ, लेमन में, लेमन में क्या होता है बेटा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है, आप लिखना साथ साथ, ऑब्जेक्ट मतलब होता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सुरेश मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुरेश, मैंने बेटा तुझे बोला कि मैं तेरे को इको पढ़ाऊंगा, लॉ पढ़ाऊंगा, बदले में फीस चार्ज करूंगा। तो जो ऑब्जेक्ट है इको और लॉ पढ़ाना, और बदले में इनकम कमाना, ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्या इसमें कोई तुझे गड़बड़ लग रही है, क्या हमारा पर्पस कोई अनलॉफुल है, कुछ गलत है? पर सही है, एकदम हर एंगल से सही है भाई, नॉर्मल। घर बेचना, गाड़ी बेचना, ऑब्जेक्ट क्या है, सेल ऑफ हाउस, सेल ऑफ कार। क्या कोई गड़बड़ है? नहीं। बेटा मैंने ना सुरेश को 10 लाख रुपए दिए, और मैंने कहा सुरेश मेरे पड़ोसी का ना बच्चा है, उसको छुपा लिया, मस्त 1 करोड़ मांगूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, 10 लाख रुपए दे दिए। ऑब्जेक्ट क्या है, किडनैपिंग। ऑब्जेक्ट है किडनैपिंग। अब क्या ये पर्पस आपको लॉफुल, मोरल, हर एंगल से सही लग रहा है? नहीं। तो बस इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, जो पर्पस है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है या नहीं। बात समझ आई? ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस बड़ा जरूरी है। अगर वो पर्पस, वो ऑब्जेक्ट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अनलॉफुल है या किसी तरीके से गलत है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड बनेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या पर्पस एकदम बढ़िया लॉफुल है, लीगल है, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड बनेगा। अब आपके दिमाग में सर ये तो बताओ कब लॉ होगा, कब अनलॉफुल होगा। तो बेटा इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। देयर आर 7 केसेस। कितने केसेस? 7 केसेस में लॉ ने एक्सप्रेसली बता दिया कि इन जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल, रीजन रीजन से बताऊंगा। अनलॉफुल माने तुम्हें देख के समझ आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे फ्रॉड करना है, फ्रॉड क्या होगा भाई? अनलॉफुल होगा। मर्डर करना अनलॉफुल है, किडनैपिंग करना अनलॉफुल है, आप प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस कर रहे हो, इमोरल है ना? सोसाइटी ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती ना। तो बेटा यहाँ पे टोटल 7 केसेस है जहां पे आपको क्लियरली बताया है कि ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। इस चैप्टर में ये, ठीक है। तो मेन इस चैप्टर में ना ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है, कंसिडरेशन में सिंपली कुछ नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन में पहले chapter है। तो यहाँ पे बट मैं सूयस के लिए कंसिडरेशन भी थोड़ा बताता हूँ बेटा। कंसिडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो, दैट इज वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न। बेटा आपको जो भी रिटर्न में मिलता है उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। तो जैसे यहाँ पे हमारे एग्रीमेंट में, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तेरे को जो कंसिडरेशन है वो है लॉ की ट्यूशन, और मेरी जो कंसिडरेशन है वो है मनी। ठीक है, तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। अब देख वो कह रहा है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे बोला सुरेश मैंने तुझे 10,000 रुपए दूंगा, ड्रग सप्लाई करना है डेस्टिनेशन ए से बी पे। अब बेटा 10,000 रुपए मिल गए, ठीक है, वो तो मनी ठीक है। लेकिन जो दूसरा कंसिडरेशन, जो मेरा कंसिडरेशन है कि मुझे ड्रग सप्लाई हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अब ये कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट भी क्या है? अनलॉफुल, स्मगलिंग कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। तो टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और फिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 7 केसेस जहां पे ऑब्जेक्ट के कंसिडरेशन क्या होते हैं? अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड बनेगा। अब वो इस तरह में चैप्टर का ओवरव्यू समझ आया, किस पे डिस्कशन करने वाले? वेरी गुड। तो क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा लिखवाना? ये आपने नोट कर लिया ऐसे? चलो अब आ जाओ बेटा, आप इसमें पॉइंट नंबर 1 लिख सकते। देखो, अकॉर्डिंग टू दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉमा, an agreement to become a valid contract must have lawful consideration, must have lawful consideration and lawful object, full stop। वन टू, इसी को कॉन्ट्री मतलब इसी से कनेक्टेड है। अदरवाइज कॉमा, such agreement is said to be, is said to be unlawful, full stop। इसी के आगे, every agreement of which the object or consideration, the object or consideration is unlawful is void, is void। और बेटा ये पूरी राम कथा है सेक्शन नंबर 23 की। ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन पूरा मामला कौन बताता है? सेक्शन नंबर 23। तो सेक्शन 23 ने यहाँ पे आपको बताया, बहुत सिंपल बात है। सुरेश क्या बोला कि अगर आपको एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अदरवाइज अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल बोला जाएगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन नहीं है तो वो अनलॉफुल हो गया। और अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है उसे हम बोलेंगे void as per section 23 of the Indian contract। So I hope this is absolutely clear। ठीक है,
अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा सारे अच्छे से, बट आपको समझ आ गया कि रॉबरी करने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, मैंने और सुरेश ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई एक घर है उसमें रॉबरी करेंगे और रॉबरी के बाद 50-50 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने रॉबरी करी, मैं पैसे लेके निकल गया, इसको इसका शेयर ही नहीं दिया, अब ये जा रहा है कोर्ट के पास, कह रहे जी मेरा शेयर दिलवाओ 50। पहले तो कोर्ट वाला ने इसकी बुद्धि पकड़े, जरा बेटा तू क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बना रहा है, 50% अलग मांग रहा है, समझेगा। दूसरी बात, अगर जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पैसे दे रहे हो, कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे 25 लाख रुपए लगेंगे, ऐसे करके बोल रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो वो भी अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट उसका इमोरल लग रहा है ना आपको, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना, ये अच्छी बात थोड़ी, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ऐसी चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे आराम से। पॉइंट नंबर 3 लिखो आप। यार यार वो जो होता है ना, जो डोनेशंस की तो बात कर रहा है, वो ना थोड़ा सा देख, मोरल वाइज चले तो वो गलत है, एथिकली वो गलत है, लॉफुली वो गलत है, क्योंकि वो डोनेशन के नाम से आता है। कोई कॉलेज उसे छुपाएगा नहीं, कोई कॉलेज क्यों, क्योंकि अगर किसी के फादर ने दिए पैसे तो अंदर की टेबल नहीं दिए, वो टेबल के ऊपर रख के दिया और नाम लिखा है अकाउंट्स में क्या, डोनेशन। और अगर हम पैसे नहीं तो हम केस ऐसे, वो जो कॉलेज में चलता है वो क्या सीन होता है, वो आपसे डोनेशन लेते हैं, आपके पेरेंट्स से डोनेशन ली, उसके बाद आपको सीट दे रहे हैं, लेकिन वो उन दोनों चीज को लिंक नहीं दिखाते कि डोनेशन के बदले हम सीट दे रहे हैं, वो दिखाते हैं इसने हमें सेपरेटली डोनेशन दी है और इस लड़के को कॉलेज में एडमिशन दिया, उनको ठीक नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, हाँ डोनेशन करती, आईपी में डोनेशन अच्छी मतलब मिल जाते हैं कॉलेज में, हो जाता है। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ पॉइंट नंबर 3 बनाओ, 1872, in each of the following cases under section 23 of the Indian Contract Act 1872, in each of the following cases the object or consideration of an agreement is said to be अनलॉफुल। बेटा बताए थे 7-8 केस, तो वही केस आ चुके हैं इन फॉलोइंग केसेस में, ध्यान से सुनना, लॉ एक्सप्रेसली बता रहा है कि भैया मैं तो इन 7-8 केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को क्या डीम्ड मानूंगा, अनलॉफुल डीम्ड मानूंगा, मतलब इन 7 केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का अनलॉफुल है, लॉ ने पहले बता दिया, मतलब इन 7 केसेस से जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वॉइड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, यार इसमें मत कर दियो, मतलब कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट ये ना, मेरे पास टाइम नहीं होगा, होगा ही नहीं भाई, टाइम ही नहीं होगा। शायद इकोनॉमिक्स के अलावा आपके हर पेपर में टाइम बड़ा क्रूशियल है, मैथ्स और लॉ में तो स्पेसिफिकली टाइम बड़ा क्रूशियल, मतलब आपको 3 घंटे भी कम लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा खासा लेंथी पेपर आता है, मैं डराने में ठीक ठाक लेंथी पेपर आता है लॉ और मैथ्स का, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, तो ज्यादा कोई पंगे मत पड़ना, बस कोई राइटिंग वाइटिंग है बना के नहीं लिखनी, साफ साफ लिखना है, अच्छे से जो समझ आए, खुला खुला कटिंग वटिंग अवॉइड करनी, और पेपर के टाइम में मैं सारी आपको टिप्स दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। पेपर हमेशा ब्लैक पेन से करना, पूरा पेपर पूरा पेपर पूरा पेपर हमेशा ब्लैक पेन से होगा, सीए में फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, कोई ब्लू ब्लैक पेन की कोई वो नहीं है डिजाइन। चलो स्टार्ट करें, चलो आ जाओ भाई, पहला पॉइंट डालो, जहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल मान के कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बनाया, लॉ ने पहला केस दिया बेटा, एग्रीमेंट
forbidden by law. Agreement forbidden by law. सही है सर? मतलब कोई लॉजिकली कुछ गलत लग रहा है आपको? भाई जिससे लॉ ने फॉरबिडन करा है, मर्डर करना आईपीसी में मना है, किडनैपिंग करना आईपीसी में मना है, तो जो भी एलिमेंट जिसे लॉ ने फॉरबिडन करा, मना करा मत करना, पनिशेबल है, वो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होगा? अनलॉफुल। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ ने मना करा है, क्या कभी वो वैलिड बन सकता है? 100% वॉइड बनेगा, खत्म। इसमें क्या बताना है? तो लिखो भाई, एग्रीमेंट इज said to be forbidden by law if it is punishable under the IPC. Punishable under the IPC, Indian Penal Code, or any other statute as well as those prohibited by regulations. Prohibited by regulations. जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, एग्रीमेंट ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की स्मगलिंग करना फॉरबिडन है, पनिशेबल है आईपीसी में या किसी और स्टैट्यूट में, और रेगुलेशन में प्रोहिबिट करा है, मना। ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है संदीप? 100% ना? चलो सेकंड केस लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को क्या माना है? अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड, इस ग्राउंड में। सेकंड लिखना बेटा, एग्रीमेंट if permitted, agreement if permitted, comma, it would defeat the provisions of any law. समझना बेटा, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। समझना क्या बोल रहा है? कह रहा है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे ठीक बोल दिया तो किसी अदर लॉ का कोई और प्रोविजन डिफीट हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नॉर्मल है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और लॉ में उसे मना करा हुआ है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल है, हम नहीं मानेंगे सही। तो अगर परमिट करने पर इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, तो उसे भी हम क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। अब तो आप लोगों से एग्जांपल दो, तो मैं एक छोटा सा, इसके कई सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। बट एक पर्सन होता है, एक पर्सन होता है जिसे बोलते हैं डिफॉल्टर। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर वर्ड पता है आपको क्या होता है? क्या होता है डिफॉल्टर? किसने डिफॉल्ट करा? हाँ, किस चीज में डिफॉल्ट करा? कौन सा? नहीं, रूल से रिलेटेड है डिफॉल्ट। तो बोला है एक एक्ट है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब जब किसी बंदे का दिवालिया निकलता है ना, तो ये एक्ट उसमें लगता है। आपने सुना होगा यार, तुमने पढ़ा तो है, लेकिन तुमने वो पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th में, उसमें लिखा था कि हमने बिल ड्रॉ करा, वो बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर डिसऑनर हो जाता है बिल, फिर उसमें से कुछ अमाउंट ही रिकवर होता है। या बचपन, हाँ बैंक होते हैं ना, जब कोई बंदा दिवालिया होता है तो बैंक आता है
उसका जो लिक्विडेटर होता है वो उसके सारे एसेट बेचेगा, बोलियां करवाएगा, ऑक्शन करवाएगा, और फिर जो पैसा रिकवर हुआ उसको वही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा थोड़ा थोड़ा। सारा तो रिकवर हो नहीं सकता, जितना भी हो उसका थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा प्रोपोर्शनली। ठीक है। अब मान लो इस बंदे ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया अपने घर गिरवी रखवा। ठीक है। अब ड्यू टू सम रीजन ये लोन और उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो बेटा बैंक अब इसे डिफॉल्टर बना देगा। क्या बना देगा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर होता है जिसने पेमेंट डिफॉल्ट करा, पेमेंट में डिफॉल्ट। फिर अब क्योंकि बैंक ने इसे डिफॉल्टर बना दिया, इसने पेमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ भी, अब बैंक इसके घर को क्या करेगा? ऑक्शन। क्या करेगा? और ऑक्शन से अपना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिकवर करेगा। तो बैंक ने इसका घर ऑक्शन पे लगाया। अब इसका जो घर है, मान लो बेटा, मान लो ये इसका घर है और इस घर का ऑक्शन हो रहा है। इसका घर है और घर का क्या हो रहा है? यहाँ पे घर का ऑक्शन चल रहा है। घर का क्या चल रहा है? ऑक्शन। अब ये जो ऑक्शन है इसमें बिड स्टार्ट हुई मान लीजिए 50 लाख से। अब ये बड़ा गंदा इंसान है, इसके पास पैसे पड़े थे छुपा के ब्लैक में, लेकिन ये बैंक को देना नहीं चाह रहा था। तो इसने बोला मैं तो इंस्टॉलमेंट हूँ जी, दिवाली निकल के डिफॉल्टर बना दिया, इसका घर बिक रहा है। अब इसने क्या करा? इस पर्सन ने, यहाँ पे ऑक्शन के लिए लोग आए थे ना जो घर खरीद रहे थे, ये जो है ये चुपचाप से छुपके से जाता है और यहां पे खड़ा होके ऑक्शन में अपना अपना ही घर जो डिफॉल्टर का बिक रहा है ऑक्शन में, वो लेने की कोशिश करना। ठीक है। अब पहले मुझे क्या बताओ, क्या ऑप्शन में घर लेना कोई गलत बात है? अनलॉफुल है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कुछ भी है? नहीं, एकदम सही है। लेकिन एक आईबीसी एक्ट में जो दूसरा एक्ट है ना, वहां पता क्या लिखा है कि अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर, बिल्कुल मतलब जान के डिफॉल्ट कर रहे हो, पैसे देने की बात क्यों नहीं है? एक डिफॉल्टर घोषित होने के बाद जब आपके असेट रियलाइज होंगे, बिकेंगे, तो आप उन्हें दोबारा से रीपरचेज नहीं कर सकते। सेंस बन रहा है ना? अबे दोबारा रीपरचेज कर रहा है तो बैंक का लोन दे दे, पागल है क्यों कर रहा है? तो ये लॉ है कि आप एक बिल्कुल डिफॉल्टर बनने के बाद दोबारा से वो ऑप्शन में नहीं बैठ के अपना घर परचेज नहीं कर सकते। तो यही तो बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं एग्रीमेंट को अगर हमने परमिट कर दिया, ऑल दो ऑप्शन में घर खरीदना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने उसे परमिट कर दिया, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर। और दूसरे लॉ में लिखा है डिफॉल्टर अपना घर परचेज नहीं कर सकता ऑप्शन से, वो ब्रेक है। तो अब इस केस में भी हम मानेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है? अनलॉफुल। इसके अंदर चोर है ना भाई, बैंक का पैसा ना देते हुए छुपा रखे पैसे, बाद में ऑप्शन में निकाल रहा है। तो यहां पे भी हम कहेंगे कि ये अनलॉफुल सिचुएशन है और कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइड बनेगा। क्या बनेगा? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे ये इस ऑप्शन का पार्ट नहीं बन सकता। छोटा सा एग्जांपल नोट करें ना, फिर हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। द वर्ड defeat the provision of law, the word defeat the provision of any law must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed. Point number two,
The court looks at the real intention of the parties to an agreement. Full stop. If the intention of the parties if the intention of the parties is to defeat the provision of law, comma, the court will not enforce it. ये क्या है? ये है एग्रीमेंट विच इज नॉट directly forbidden by law, not directly forbidden by law, comma, but indirectly forbidden by law. ये एग्रीमेंट तो डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, ऑक्शन में सेल परचेज करना लॉ के फॉरबिडन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है, पर्सन की कुछ इंटेंशन ऐसी बन गई है जो कोर्ट ने देखी, कुछ पता लगा यार इंटेंशन तो खराब है, अब वो इसे फॉरबिडन कर रहा है, बट इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ. एग्जाम्पल आप दे सकते हो बेटा. पहला, इन केस ऑफ डिफॉल्टर टुवर्ड्स गवर्नमेंट. ये सेकेंड, एग्रीमेंट ऑफ अडॉप्शन फॉर मनी. ठीक है. कई बार आपने देखा पेरेंट्स अपने बच्चे को और बेच देते हैं, अडॉप्ट किसी और को अडॉप्ट करवा देते हैं पैसे के लिए. करते होंगे ऐसे पेमेंट लोग. नहीं नहीं, किसी भी तरीके से अगर आप किसी बच्चे को, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो किसी अनाथालय का, अगर आप उसे अडॉप्ट करवा रहे हो किसी पेरेंट्स को फॉर मनी, क्लियर इंटेंशन मनी, तो बेटा उस केस में उस एग्रीमेंट को भी हम क्या मानेंगे? इनडायरेक्टली फॉरबिडन. ऑल्दो अडॉप्शन करना गरीब गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन खराब है ना, तो इंटेंशन को आइडेंटिफाई करना. संदीप क्लियर है बेटा? पहला, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ है. सेकंड, एग्रीमेंट इज परमिटेड, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर. नेक्स्ट चलो बेटा, पॉइंट नंबर 3. 3, 4, 5 छोटू छोटू एकदम छोटू. थर्ड लिखना, थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस. ये तो तुमने यार कोर्सन वाले चैप्टर में पढ़ा था, फ्रॉड वाला कभी वैलिड हो नहीं सकता, तो भाई सीधी बात है. थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस. इसमें बस एक लाइन लिखी है, एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड agreement which are entered into to promote fraud are void. Next point number 4. हाँ.
हाँ जी। When consideration defeats any rule for the time being in force in India। अब ये क्या ही समझाओ यार संदीप मेरे भाई, क्या तुझे याद है जब मैंने कंसिडरेशन पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, याद है? कितने पॉइंट से पॉइंट वन कुछ याद है? हाँ 11 तो नहीं था, वो तो सेक्शन 10 ही चला गया बेटा। कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। देखो कंसिडरेशन चैप्टर में आ रहा हूँ, एक मिनट देना बस। ये देखो हेडिंग देख रहे हैं, सुरेश हेडिंग क्या है? रूल्स ऑफ वैलिड का। एक कंसिडरेशन को अगर आपको वैलिड बनाना है तो रूल दे रखे हैं इसके, वैलिड कब बनेगी। अब संदीप को देखो तुझे समझना नहीं है, कंसिडरेशन किससे डिजाइन होती है? प्रोमिजर मूव करती है, प्रोमिजर एंड अदर पर्सन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन हो सकती है। कंसिडरेशन इज नॉट टू बी एडिक्वेट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हिच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रियल नॉट इल्यूशनरी होनी चाहिए और नॉट अनलॉफुल इमोरल और अपोज टू, ये सारे रूल है एक कंसिडरेशन के। अब यहां पर सुनो, पॉइंट नंबर 4 ने आपसे क्या बोला, अगर आप ध्यान से रीड करो, कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल। अरे भैया हमने रूल पढ़े थे, रूल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। कह रहे हैं अगर 7 में से एक भी रूल डिफीट हो गया तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, कंसिडरेशन होगा अनलॉफुल। क्या होगा? अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, सिंपल वर्ड बनेगा। तो बस पहला पॉइंट, एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए है। और लास्ट, अगर कंसिडरेशन के किसी भी एक रूल को भी डिफीट कर दिया तो फिर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल है और वॉइड बनेगा। बस दैट्स इट। ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 भी छोटू सा है, फिर 6 7 में टाइम लगेगा थोड़ा। पॉइंट नंबर 5 लिखो। हाँ बस ये यही पॉइंट है। एग्रीमेंट्स involves injury to a person और प्रॉपर्टी। बेटा क्या ये लॉफुल माना जाएगा ऑब्जेक्ट? अगर मैं सूरज को 1 लाख रुपए की सुपारी दे दूं कि भाई एक बंदे के हाथ पैर तोड़ दे, ठीक है, तो बेटा उस सिनेरियो में वो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इंजरी हो रही है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, गलत बात है भाई। तो लिखो द जनरल टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और wrongful harm। इंजरी मीन्स क्रिमिनल और wrongful harm। एग्जाम्पल लिख लो इसके बेटा। नंबर 8, एग्रीमेंट टू बीट समवन और टू डिस्ट्रॉय someone's property। ठीक, सिंपल सी बात है, आपको बोल रहे हैं स्टडी में मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहा है, मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर बी भाई मिस्टर एक्स को बेल दे भाई, हाथ पैर तोड़ दे, और जो भी तेरे पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी या जो भी क्लेम्स होंगे वो मैं संभाल लूंगा। अब भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये क्या है? वॉइड है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, प्रॉपर्टी मतलब ऐसे मान लो मैं कोई कॉपीराइट होता है ना,
कॉपीराइट का वॉयलेशन कर रहा हूं। वो क्या है, वो भी तो इंजरी टू अ प्रॉपर्टी है ना। किसी के पास कोई पेटेंट कॉपीराइट है, मैं उसकी कॉपी करके बेच रहा हूं, वो भी गलत चीज है, वो भी नहीं करना। बी लिख लो, इसी में एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का भी दे देते हैं। एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक in violation of another's copyright is void। ध्यान रखो, दिक्कत बेटा। कितने पॉइंट होगा टोटल? 5। मैंने कितने बोले थे? 7। 7 में से 5 पॉइंट मैंने बता दिए जब ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को अनलॉफुल मानेंगे। पहला, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। किसके पर्पस के लिए? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। फोर्थ, अगर कंसिडरेशन का कोई भी रूल डिफीट कर दे। फिफ्थ, अगर एग्रीमेंट इन्वॉल्व करा इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। ये 5 बेटा नकली वाले थे। अब जो 2 है वो आ रहा है असली वाले। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इनमें आ नहीं सकता, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अब जो अगले 2 है इनमें हमें आराम से टाइम लगाना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा है क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ईजी है। लेकिन अब जो 2 है उनसे केस स्टडी आती है भर के। प्लीज ध्यान से समझना, वैसे तो बहुत सिंपल है और आपको ज्यादा कोई पंगे भी लेने, क्योंकि एग्जाम्पल सेट है जो बुक में दे रखे हैं, वैसे ही घुमा कर आगे केस स्टडी बनाएगा। तो आते बेटा पॉइंट नंबर 6 पे। 6 पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना है और वो होता है इमोरल एग्रीमेंट्स। इमोरल एग्रीमेंट्स बहुत ध्यान से समझना बेटा। इमोरल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो इमोरल नेचर के हैं, ठीक है, मॉरल नहीं है जिनमें, वो सारे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है। अब समझते हैं पहले इसको आराम से होता क्या है। तो पहला पॉइंट लिखो आप, मैं पहले लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा। मॉरल क्या होता है? लिखो, एक्ट विच इज राइट या फिर करेक्ट एज पर सोशल एंड एथिकल मैनर। बेटा कोई भी ऐसा एक्ट जो सोशली और एथिकली क्या है, करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे, मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे किसी का वॉलेट मिला। अब सोशली और एथिकली मेरे मॉरल के अकॉर्डिंग वो वॉलेट मुझे किसका है उसे वापस करना चाहिए। उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, उसको देखो, एड्रेस देखो। एथिकली तो ये बनता है, उसे बोलते हैं मॉरल। बाकी सोशल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करेक्ट है, जो सही है, वो करना चाहिए। तो इमोरल क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 लिखो, एग्रीमेंट्स which are not correct, which are not correct as per social, comma, ethical and religious point of view are called immoral agreements। और बेटा आपको जब मतलब समझ आ गया तो आई होप ये तो क्लियर है कि बेटा इसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का भी लॉफुल नहीं होगा। करेक्ट, जो चीज एथिकली, सोशली, रिलीजियसली करेक्ट ही नहीं है। अब जैसे अगर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से प्रोस्टिट्यूशन का जो काम होता है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ना, वो जो काम होता है सेक्स फॉर मनी, वो वाला काम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कभी सही रहेगा? नॉट करेक्ट होगा ना, इमोरल। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, ये पेपर का क्वेश्चन तुम्हारे, उसमें बोला था एक लैंडलॉर्ड है, ये अभी लिखवा दूंगा एग्जाम्पल। संदीप एक लैंडलॉर्ड है, उसने एक लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें उस पर्सन ने अपनी फ्लैट, अपना घर उसे रेंट पे दे दिया, नोइंगली कि वो उस सोसाइटी के उस फ्लैट पे प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस कर। फिर से ये फिर, हाँ वही ना, वही इस पे आ रहा है।
भाई एक लैंडलॉर्ड है, उसने अपना रेंट, अपना फ्लैट जो है वो एक लेडी को रेंट पे दे दिया, नोइंगली कि उस सोसाइटी में वो प्रोस्टिट्यूट, उस फ्लैट में वो प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस करेगा, ठीक है, और वो जो है उसने रेंट डिसाइड कर लिया 50,000 पर मंथ। क्लियर है? अब लेडी जो है वो 3-4 महीने तक ऑपरेट करती है वहां पे बिजनेस अपना, और 4 महीने का रेंट ड्यू जो होता है, जब उसका बार बार बोलने पर होता है तो लेडी मना कर देती है रेंट देने से। फिर वो बोलेगा क्वेश्चन में कि जो लैंडलॉर्ड है क्या वो कोर्ट में जाके कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा के अपना रेंट रिसीव कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? अबे कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज इमोरल, ऑब्जेक्ट इज इमोरल। तो अब ये सब समझाओगे कि भाई इमोरल एग्रीमेंट है, इमोरल एग्रीमेंट में डीम्ड है कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब जब भैया तुम्हें मना करा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, तो काहे बना रहे हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट? अब बना के फंस गए ना तो फंसे रहो, हम तो कोई रिकवरी नहीं करा। बस फिर बोलेगा नीचे क्या आपका ये सेम आंसर होता अगर वहां पे लेडी प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की जगह एक फैमिली रह रही होती, तब वो रिकवर कर सकता है अपना रेंट? बिल्कुल रिकवर कर सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आ रही बात? चलो जी, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के बाद लिखो पॉइंट नंबर 3। अब समझना, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बेटा, जितने भी इमोरल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो लॉफुल भी हो सकते हैं, अनलॉफुल भी। अब सुनो, अभी तक हमने क्या बोला, जितने भी इमोरल एग्रीमेंट है वो हमेशा क्या होंगे? अनलॉफुल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बट जरूरी है सारे इमोरल एग्रीमेंट हमेशा अनलॉफुल हो? आपको ना थोड़ा इंटेंशन देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप टेंशन लेना, आपको पेपर में सब नहीं करना, वो कोर्ट का काम है। जैसे एक एग्जांपल दो लॉफुल का, जो इमोरल है बट लॉफुल, लॉफुल है उसका एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है, लेट्स अज्यूम, मिस करेंगे, एक है मिसेस बी, जो एक ही क्या है बेटा? वाइफ, फ्यूचर वाइफ, फियांसे, फ्यूचर वाइफ, ठीक है। एक का एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है इसका, फ्रेंड, ठीक है। अब सी जो है वो बी के साथ डिनर पर जा रहा है अकेले, ए को बिना पता लगे। अब तुम समझ सकते हो, दोस्त अच्छा नहीं, ब्रो कोड तोड़ दिया इसने। यहाँ पे क्या ये मॉरल है या इमोरल? पहले बताओ। एथिकली इट इज रॉन्ग, एथिकली इट इज, अगर आप अपने दिल पे हाथ रखो बेटा तो ये सही नहीं है ना, लेकिन क्या ये अनलॉफुल है? पुलिस इसे जेल में डाल सकती है। बात समझ आ रही है? तो जरूरी नहीं है हर बार अनलॉफुल ही होगा, कुछ इमोरल ऐसे होते हैं जो आपके सोसाइटी और एथिक्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो अनलॉफुल नहीं हो सकते। जैसे वो प्रोस्टिट्यूशन वाला तो अनलॉफुल था, यहाँ पे अनलॉफुल नहीं है, डिनर पे तो जा रहा है, लेकिन सोसाइटी इसे देख रही है कि यार ये सही नहीं है, लेकिन अनलॉफुल नहीं बोल सकता आप इसे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा वो हो, आपको देखना पड़ेगा इंटेंशन। चलिए जी, अब आपको पेपर में टेंशन नहीं है, क्योंकि पेपर में जो लिखवाऊंगा एग्जाम्पल उसी में से केस स्टडी बनेगी। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीमेंट्स where the object or consideration where the object or consideration is unlawful being moral, being immoral। तो बेटा दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं जहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना है क्योंकि वो इमोरल। कौन से एग्जाम्पल? बेटा यही एग्जाम्पल के स्टडी फॉर्म में आएंगे तो ध्यान रखिएगा। पहला ए,
और एग्जाम्पल हमेशा ऐसे लिखना है जैसे आप लिखवा रहे हो, ये वो डायग्राम मत बना के आ जाना कभी। A landlord cannot recover the rent of a house knowingly let out to prostitute, carries on her vocation there, comma, here the object being immoral, comma, the agreement to pay rent is void। तो क्या वो रेंट रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट ही void है। क्यों void है? being immoral। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड प्रोस्टिट्यूट वाला याद है ना, जहां पे दिमाग में आ गया सीधा लिखना है इमोरल एग्रीमेंट्स, एकदम बढ़िया से। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा जो आपको बुक में दिए, जो केस स्टडी बनकर आ सकता है, वो कैसा आएगा? वो ऐसे लिखेगा, मान लो एक आपको तो लिखना पड़ेगा पूरा। ए एक पर्सन है, बी एक मैरिड वुमेन है, इसकी वाइफ नहीं है, मैरिड वुमेन है। ठीक है संदीप, एक पर्सन है और बी मैरिड वुमेन है किसी और की। अब आज ए जो है, उसने पता क्या बोला? ए ने बोला ये इसको देगा एडवांस मनी, मान लो ₹10 लाख, इसने एडवांस में मनी दी एंड बोल रहा है टू डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। इसने 10 लाख रुपए दिए और बोला अपने हस्बैंड से क्या ले लीजिए आप? डिवोर्स। और जब आप डिवोर्स ले लेंगे उसके बाद आप मेरे से शादी कर लेना। प्यार को खरीद रहा है बेटा ये पापी इंसान। ठीक है, आफ्टर डिवोर्स इसने बोला बी मैरी। जो एक सेकंड एग्जांपल दिया बेटा, पर्सन है, एक मैरिड वुमन है किसी और से मैरिड है, ए बोल रहा है 10 लाख रुपए दे रहा हूं एडवांस में, आप डिवोर्स लिए अपने हस्बैंड से और वापस से आके डिवोर्स के बाद मेरे से शादी कर लीजिए, प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहा है ना। अब बी बड़ी तेज है, बी ने 10 लाख रुपए पकड़ लिए, ओके डन, और बाद में उसने मना कर दिया मैंने ले ली डिवोर्स, ना ही मैं आपसे शादी कर रही हूँ। क्या एक कोर्ट में इसे इन्फोर्स करवा सकता है? नहीं, बीइंग इमोरल। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो डिवोर्स लेके जा, बस एथिकली रॉन्ग है ना, क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे कंक्लूजन रख लेना, ए कैन नॉट रिकवर, ए कैन नॉट रिकवर any amount, comma, since the agreement is immoral। आयो बेटा, इमोरल एग्रीमेंट एकदम क्लियर होनी चाहिए। बस 6 पॉइंट खत्म हुआ है, लास्ट पॉइंट नंबर 7 है। नोट कर लो फटाफट। पूरा नोट। अनलॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन के 7 में से 6 केसेस हमने देख लिए।
6 केसेस में मैंने बताया ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होता है, अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता, सुयश हमेशा कैसा बनेगा, वॉइड। पहला केस, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड, एग्रीमेंट इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। पॉइंट नंबर 3 वो डिफॉल्टर वाला था। पॉइंट नंबर 3, जिसका फ्रॉडलेंट पर्पस हो। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी कंसिडरेशन का कोई भी रूल डिफीट हो जाए। पॉइंट नंबर 5, इन्वॉल्व इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। और पॉइंट नंबर 6, इमोरल एग्रीमेंट, जिसमें 2 एग्जांपल याद रखते हैं, लैंडलॉर्ड प्रोस्टिट्यूट वाला और कोई पर्सन किसी वुमेन को डिवोर्स के लिए पैसे दे रहा है। 2 एग्जांपल क्लियर है। अब आता है बेटा सबसे बड़ा पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 7, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 7 पे आइए और इसमें लिखा है, पॉइंट नंबर 7 है, प्लीज इसे वेरी इंपॉर्टेंट बना लेना पहले, पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा इससे। एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अपोज टू, अब सुन लो ध्यान से, नाम से पता लग रहा है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, जो पब्लिकली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब एक बात बताओ, जो इमोरल एग्रीमेंट्स है इससे पहले वाले, क्या वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे यार? मतलब हाँ, जनरली अगर कोई चीज इमोरल है तो सोसाइटी के अगेंस्ट ही तो होगी ना, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी नहीं। तो याद रखना, इमोरल एग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं हमेशा। अब जैसे ये 2 एग्रीमेंट है, क्या इसे सोसाइटी अपने अगेंस्ट मानेगी, नहीं मानेगी? मानेगी ना, कहेगी भाई प्रोस्टिट्यूशन गलत है और ये सब गलत है। तो जो इमोरल एग्रीमेंट होते हैं ना, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी थे। अब तुम्हारी कंफ्यूजन क्या होगी, सर जब पेपर में क्वेश्चन आया और मान लो उसने ये वाला पॉइंट उठाया, तो हम उसमें इमोरल वाला कॉन्सेप्ट डाले या अपोज टू पब्लिक वाला डाले? बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर ये 2 एग्जाम्पल आएंगे तो आपको इमोरल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को अनलॉफुल बताना है। और यहाँ पे स्पेसिफाइड 5-6 पॉइंट अलग से है, अगर उसमें से केस स्टडी आया जो इसके 5-6 पॉइंट है, फिर आपको सिर्फ क्या बताना है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बात समझ आ गई? तो बेटा बुक के हिसाब से जो केस दिया है जहां पे उस पॉइंट पे वो पॉइंट बताना है। ऑल तो मैं बता रहा हूँ इमोरल एग्रीमेंट जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों आए तो इसमें इमोरल ही लिखना, और इसके वाले पॉइंट आए तो इसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ही लिखना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है, सिमिलर टू इमोरल। लिखो पहले तो पॉइंट नंबर 1, इफ एनी एग्रीमेंट, इफ any agreement which conflicts with moral, बेटा आ गया, मॉरल से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मतलब इमोरल है। कोई भी एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट करता है मॉरल से, एंड एनी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कोई भी एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या तो मॉरल से या कोई भी एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, कॉमा, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कॉमा, and those agreements are void. I hope this is clear, right? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट करेगा मॉरल से और एस्टैब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, तो हम उसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानेंगे और वो क्या हो जाएगा, वॉइड। मैं पहले बोल रहा हूँ जितने भी इमोरल एग्रीमेंट है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ही होते हैं, लेकिन पेपर में कंफ्यूजन नहीं हो, ऊपर के 2 पॉइंट आए तो वो वाले प्रोविजन लिख कर आने, इसके 5-6 पॉइंट आए तो ये वाले प्रोविजन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में पॉइंट नंबर 2,
following are the agreements which are held to be opposed to public policy are following are the agreements which are held to be opposed to public policy are। तो बेटा अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि यश अब हम 6 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये 6 के 6 पॉइंट डीम्ड है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और अगर ये 6 पॉइंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो इन 6 पॉइंट में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन कैसा होगा, अनलॉफुल। और इन सारे केसेस में क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड। सारा कनेक्टेड, क्लियर है। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल चाहिए। तो मैंने आपको बताया कौन से केसेस जहां पे अनलॉफुल है, टोटल 7 केसेस है। अभी मैं 7 पॉइंट पा रहा हूं। 7 पॉइंट बोला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके अंदर बोला इन 6 पॉइंट में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे। तो नहीं, अगर इन 6 पॉइंट में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है मतलब इन 6 पॉइंट में से क्या है, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड। ठीक, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ग्राउंड पे वॉइड बनेगा। अब कुछ पॉइंट अगेन सिंपल होंगे, कुछ पॉइंट थोड़ा सा समझाने वाले टेक्निकल होंगे। तो सिंपल है उनको नहीं, ये एक टॉपिक हमने पढ़ा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। वैसे चैप्टर का नाम तो यही है, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जब जब तू पढ़ेगा ना स्टार्टिंग के लेक्चर जो मैंने भेजे तुझे, तो तुझे पता लगेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, दोनों डिफरेंट होता है। याद है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीक्स टू बी एनफोर्सेबल, और वॉइड एग्रीमेंट होते हैं एग्रीमेंट व्हिच इज व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल। तो दो होते हैं, अलग अलग डिफरेंस होता है। तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म। फिर हम न्यू चैप्टर करेंगे परफॉर्मेंस, ब्रीच, कंटिन्यूइंग क्वासी, स्पेशल। इसके बाद क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। काफी बड़ा है बट हो जाएगा। 30 नंबर का भी है भाई, 100 में से 30 नंबर तो यही है, बाकी जंग फिर बाद में लड़ेंगे अपन। आ जाओ, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनिमी। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनिमी, यही शुरू के यही खत्म, यही शुरू यही खत्म। भाई सिंपल सी बात है यार, ट्रेडिंग विद एनिमी ज्यादा लास्ट क्लास में आया था। जब दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है तो वॉर के टाइम पे आप एनिमी हो, एनिमी से क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ट्रेड करना, बाय सेल करना, सही है नहीं ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहा है तो वहां पे हम उसे मानते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या मानते हैं, हमारी पब्लिक पॉलिसी का यही चाह रहा, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होगा, अनलॉफुल। मतलब ट्रेडिंग विद एनिमी में ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड। और बनेगा, बस इसमें इतना ही है। पॉइंट नंबर 2 स्टार बना लेगा बेटा, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है। पॉइंट का नाम है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, वैसे तो ये थोड़े इंग्लिश के और नॉर्मल वर्ड्स हैं। आप अगर इनको मतलब आपको पता हो तो शायद आप बता सकते हो कि ये क्या है। मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ बेटा। प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, ये वर्ड लॉ में सुना होगा आपने, प्रोसिक्यूशन। वो तो प्रोसिक्यूटर है, क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस या क्रिमिनल ऑफेंस। और जो क्रिमिनल केस को लड़ता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। लॉयर ना, तो बोले ये प्रोसिक्यूटर ये कहना चाह रहे हैं, लॉ कोर्ट में सुना होगा आपने कभी मूवीज में। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल, मतलब कोई गलत काम, मतलब कोई गलत काम हुआ यहाँ पे। स्टिफलिंग मतलब होता है, स्टिफलिंग मतलब होता है, सुना होगा आपने किसी को स्टिफल करना। स्टिफल मतलब होता है अननेसेसरी डिले। क्या है बेटा, एक ऑफेंस, गुनाह, क्रिमिनल केस हुआ है और आप उस केस में अननेसेसरी डिले कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अननेसेसरी डिले। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन करना
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और उसमें ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है और कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइड। पहले तो याद रखो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होगा, अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड न बनते क्या बनेगा, वॉइड। स्टिफलिंग मतलब अननेसेसरी डिले, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस यानी गुनाह। समझ नहीं आया मतलब बताओ ना बेटा। देखो एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। बेटा ये ना ये छोटा राजन, नाम देख लो इसका, नाम से लग रहा है क्या है ये, गुंडा टपोरी डॉन है, चक्कू उक्कू मार देता है, छोटा राजन। नाम से छोटा, बाकी सब बड़ा है। मतलब अबे अबे हाइट वाइट मतलब ये कहने का मतलब छोटे। हाँ, छोटा राजन। अब छोटा राजन जो है ना, इसकी डेली बेसिस पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक दिन एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स छोटा राजन से फालतू बोल गए और छोटा राजन ने भाई का गेम बजा दिया। मतलब क्या कर दिया बेटा, मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया पेट में, भाई साहब मर्डर, बढ़िया एकदम। ठीक है, खल्लास। अब सुनो ध्यान से, छोटा राजन ने मिस्टर एक्स कर दिया मर्डर। अब जब ये मर्डर हुआ तो तुम्हें पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, आंखें, किसकी आंखें, अबे मिस्टर एक्स तो मर गया, उसकी आंखें निकाल लिया क्या बेटा, ये है सूर्यश की आंखें, और सूर्यश की आंखों ने ये मर्डर होते हुए देख लिया। छोटा राजन ने जब चाकू मारा ना मिस्टर एक्स को, तो सूर्यश की आंखों ने देख लिया कि भाई इसने मारा है। अब छोटा राजन है, सूरज भाई वैसे डरा है, छोटा राजन ने देख लिया कि सुरेश ने देख लिया। अब ये इसके पास आया, कह रहा हाँ भाई क्या नाम है तेरा, सुरेश ने कहा सुरेश नाम है मेरा। कह रहा कुछ देखा तूने, कह रहा हाँ देखा ना, चाकू मारा आपने उसे। तो तुम मतलब ना, मतलब गुंडे इतने बुरे नहीं होते, देखा है बच्चा है बेचारा फाउंडेशन में पढ़ रहा है, क्या इसको मारो मारो। एक ऑप्शन तो ये भी इसको भी मार दो, लेकिन पहले वो डील करते हैं। तो ऐसे ही सुरेश क्या हुआ बेटा, तूने और छोटा राजन ने मिलके बना लिया एक कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना दिया बेटा, जिसमें छोटा राजन कह रहा है कि भैया मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा, बस तू कोर्ट में, जब भी तू कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट में अपनी जो वो है गवाही, उसे मिसलीड कर दूंगा। मिसलीड बोले तो क्या, उन्हें देख लेना कि भाई मैंने नहीं देखा, अंधेरा बहुत था मैं देख नहीं पाया, छोटा राजन नहीं दिखा मुझे, ऐसे करके मिसलीड कर दियो, 20 लाख दूंगा। अब बेटा ध्यान सुनना, जो सूयश और छोटा रावण के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट से इस मर्डर केस में स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अबे यार अगर ये गवाही दे दे सामने, तो ये जो क्रिमिनल केस है ये तुरंत से तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस पूरे मर्डर केस में अननेसेसरी डिले आ रहा है ना, तो लॉ कहता है भैया कोई भी पर्सन जो कोर्ट या लॉ से मजे लेगा, उसे अपनी उंगलियों में नचाएगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड नहीं मानेंगे। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन करना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मतलब अगर मान लो छोटा राजन ने 20 लाख रुपए दे दिए, सूरज आया, सूरज ने कोर्ट में बोल दिया यही था ये था, पकड़ो उसे। क्या छोटा राजन अभी वो बाहर आके भी कुछ भी करे वो अलग बात है, क्या छोटा राजन कोर्ट में ऐसे बोलेगा कि मुझे तो पकड़ लो, लेकिन इसने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे मैंने से इस गवाही को ना देने के लिए, इससे मेरे 20 लाख रुपए दिलवाओ। लोग कहते पागल है क्या, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन बढ़ा है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, अगर बेनिफिट दे दिए ना तो गए तेरे बेनिफिट, किसने बोला था करने को, बात समझ आ रही है। तो कोर्ट में केस में अननेसेसरी डिले आना फॉर स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, और कोई भी व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दैट्स व्हाई दीज आर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्या ये बात समझ आती है, देख वो अगर डराने वाला सेगमेंट, डराने वाला सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे आप बिक रहे हो,
पॉइंट है। अगर हाँ भाई देख, अगर तेरे को तेरे फैमिली वालों को उठा लिया, वो नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है बैठ के कि भाई पैसे लूंगा मैं, तो ऐसा होता है एक्चुअली। झूठे गवाह हुआ आप ला सकते हो, पैसे दे दो, बोल देते। मूवीज में नहीं देखा आपने कितना होता है? तो वो यहाँ पे बिक रहा है बेसिकली। वो डराने वाला, थ्रेट देने वाला, कोर्जन वाला, वो तो फिर अलग ही चला जाएगा। फिर तो कंसेंट ही फ्री नहीं है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, बना लो एग्जाम्पल फटाफट, फिर से लिख लेते हैं। आज की क्लास को फिर खत्म कर दे। अगली क्लास बेटा मैं पहले ये खत्म कराऊंगा सारे। इसमें टाइम लगेगा, टोटल 8 पॉइंट है शायद, ये 6 7 8 कुछ ऐसे पॉइंट है। उसके बाद एक वॉइड एग्रीमेंट वाला टॉपिक और है, वो कराऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जो है ये वाला चैप्टर। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगली 2 क्लास में हम ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। एक में होस्ट पब्लिक पॉलिसी, एक में वॉइड एग्रीमेंट करेंगे। नोट कर लिया आपने? देखो फिर पॉइंट नंबर 1 स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर, an agreement to stifle prosecution, an agreement to stifle prosecution is an agreement is is an agreement proceedings already initiated, proceedings already initiated from running, already initiated from running their normal course using force, force tends to abuse of justice. तो बेसिकली अब यहाँ जस्टिस का क्या कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो। बेटा लैंग्वेज थोड़ी देख लो ना, जैसे ही लिखना पड़ेगा। एन एग्रीमेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स टेंड्स टू अब्यूज ऑफ जस्टिस। पॉइंट नंबर 2, द प्रिंसिपल इज दैट one should not make a trade of felony, felony मतलब जस्टिस होता है। ये प्रिंसिपल है कि कोई भी व्यक्ति जस्टिस यानी फिलोनी का ट्रेड नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता। खिलवाड़ एक तरह का। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ सेकंड है ट्रेडिंग विद एनिमी डन, ये तो एक ही पॉइंट है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके 6 पॉइंट और बचे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो वो हम करेंगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का था। इसी तरह लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन का। फिर टॉपिक और है अलग से बॉयड एग्रीमेंट, वो कराऊंगा, इसके 4 5 पॉइंट है। और फिर आपका वो चैप्टर भी खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, तो अगली क्लास अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़, 2 क्लास लगेंगी नेक्स्ट वीक मतलब। उसके बाद हमारा ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। रिविजन करते रहिए, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहिए बेटा, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा काम। ट्रस्ट मी, मैं
पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। लॉ में स्पेशल फोकस रखिए, डेली बेसिस पे लर्न करिए, बुक के एग्जाम्पल्स पढ़िए अच्छे से, धीरे धीरे करके चलोगे, आगे जाके बहुत इजी होगा। अदरवाइज लास्ट में आके तुम रोगे कि सर अब लॉ करे कहाँ से स्टार्ट, लर्न ही नहीं हो रहा पहले, क्योंकि एक बार याद करने से आपको याद नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में याद रहेगा, क्योंकि थ्योरी इतनी सारी है। ठीक है ना, भाई करना पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से तेरा रजिस्टर गिवन है ना, ये रजिस्टर है, ये भाई ऑलमोस्ट बन जाएगा, पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन ऑलमोस्ट बन जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मतलब मेरे हिसाब से टोटल मिला के 250 पन्नों तक हो जाएगा, 250 पेजेस। ठीक है, तो अगर आप डेली के भी 2-3 पेज लर्न करो तो कोई मैटर नहीं, आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट।